हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स से, जो होंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 9। और ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा, और सीरीज का भी लेक्चर 8 होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट हमारी फ्रिक्शन के बारे में सही होने वाली है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। ये वाली स्टेटमेंट ये तो सही लग रही है हमारी स्टेटमेंट। फ्रिक्शन ओनली एक्ट्स एज ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन नॉट ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये भी गलत बात है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, हमारे पास चाहे हम रफ सरफेस में जाएं चाहे हम स्लिपरी सरफेस पे जाएं, तो भी क्या होता, हमारा सेम आता। बट ऐसा नहीं है, वेट पे नहीं डिपेंड करता ये, नेचर ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है हमारा। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से हो गए, जैसे मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे मतलब जब मैग्नेट से जब हम होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख सकते हैं हम, वो कैसे होते हैं हमारे, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। वो मतलब दो बॉडी जब टच नहीं हो रही हो तभी भी वो फोर्स अप्लाई हो सकता है। बट फ्रिक्शन तभी अप्लाई होता है जब वो दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी ऐसे रहने वाली है। करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुक इज रेस्टिंग ऑन टेबल, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब अगर हमने सपोज कोई टेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक बुक को रखा हुआ है। तो ये टेबल है, ये बुक बुक है। अब ये बुक क्या कर रही है, ये भी अपना कुछ फोर्स नीचे को अप्लाई कर रही होगी टेबल के सरफेस पे, और टेबल भी अपना कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जब भी फोर्स बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी है वो स्टेशनरी होती है। भले हमें यहाँ पे कोई कोई भी फोर्स लगता बना दिख रहा हो, बट यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। एक फोर्स नीचे ऐसे लग रहा होगा, एक ऊपर से लग रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी अगर मान लो सपोज कोई चेयर है, उस चेयर पे अगर मान लो लोड कैपेसिटी लिखी है, सपोज कोई चेयर है, उस ये स्टूल है, मान लो सपोज ये स्टूल है कोई, और इस स्टूल पे ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें मैक्सिमम वेट कितना रख सकते हो आप, मान लो 150 किलो रख सकते हो। तो ये 150 केजी का वेट होल्ड कर सकता है। बट अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ 500 किलो का सामान रख देंगे तो क्या होगा, इसकी कोई ना कोई, जैसे टेबल की ये या स्टूल की जो ये कोई लेग होगी वो टूट जाएगी, या फिर वो बीच से कहीं से तो टूट जाएगा बैठने की जगह से। तो मतलब वो क्या है, वो उसका 150 क्या होगा, उसका बैलेंसिंग फोर्स होगा। 150 से ज्यादा हो जाएगा तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो टूट जाएगा। तो कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे लग रहा है बैलेंस फोर्स। ऐसे ही हमारे पास सपोज कोई, ये एक बॉक्स है, इसे यहाँ से दो बच्चे पुल कर रहे हैं, और वो भी सेम फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ से भी दो पुल कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, हमें तो दिख रहा है यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, यहाँ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट जीरो निकल के आ रहा है हमारा। और अगर हम यहाँ से सपोज हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ से हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते, तो ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, ये फोर्स लगेगा और ये बॉडी इस तरफ को मूव करने लग जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। और ये हो हमारा वो जो बुक और टेबल वाला है, वो कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो क्वालिटी जिसके कारण या तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहेगा या तो अपनी मोशन की पोजीशन में रहेगा। तो इनर्शिया क्या होती है, ये किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी जिसके कारण या तो वो रेस्ट वाले फेज में है, या वो अपने मूविंग वाले फेज में है। दोनों में से जिस भी फेज में वो रहेगा वो उसका इनर्शिया कहलाएगा। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दो ही इनर्शिया होते हैं हमारे पास। अ रोलिंग बॉल स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमारा ये इसका फ्रिक्शन, ये इनर्शिया का नहीं है ये क्वालिटी। अ पैसेंजर मूविंग फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप। तो ये हमारा पैसेंजर, ये इनर्शिया का एग्जांपल बता रहा है हमारा करेक्टली। क्यों, सपोज एक बस है, उस बस में कोई पैसेंजर अपनी सीट पे बैठा हुआ है, तो एकदम से जो ड्राइवर है वो क्या करता है, ब्रेक मारता है, या फिर एकदम से गाड़ी चलानी स्टार्ट करता है। तो जो मतलब लेग्स होते हैं, लेग्स तो क्या करते हैं, बॉडी के साथ
जो गाड़ी है, गाड़ी के साथ अपना कांटेक्ट बना के चल रहे हैं तो वो तो मूव कर जाते हैं, बट जो अपर बॉडी होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती, तो उससे जर्क फील होता है। एकदम से अगर ब्रेक लगेगा तो आगे की तरफ जाएगा पैसेंजर, और एकदम से गाड़ी चलनी स्टार्ट होगी तो पीछे की तरफ उसे झटका लगेगा। तो ये किसके कारण होता है? ये इनर्शिया के कारण होता है, क्योंकि जो अपर बॉडी है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, और जो लोअर बॉडी है वो क्या हो गई, वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। तो इसलिए ऐसा पुल फील होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोमेंटम इज करेक्ट। तो मोमेंटम को सबसे पहले समझने के लिए क्या है, हमें उसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि क्या होता है मोमेंटम। पी के लिए लिखते हैं मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है कुछ उसका, तो मास और उसकी वेलोसिटी को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मोमेंटम मिलेगा। तो जैसे कभी कोई भी बॉडी अपना मूवमेंट कर रही है, जिसमें सपोज कोई कार है वो अपने एक स्पीड से चल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें कुछ मोमेंटम है, मतलब इसके अंदर कुछ मोशन चल रहा है। तो जब वो मोशन चलने का मोशन है, जब वो मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, मोमेंटम हो जाता है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन ओनली द वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि हमने देख लिया कि हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए और मास भी चाहिए। जब दोनों चीजें हमारे पास होगी तब हमारा मोमेंटम कैलकुलेट होगा। अ हैवी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज हैव मोर मोमेंटम देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो ये जो बात है वो हमारी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मान लो कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, जो जिस कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो और उसका वेट मान लो 500 केजी है, ठीक है। बट अगर एक हमारे पास ट्रक है, वो और वो ट्रक क्या है, उस ट्रक का मास कितना हो गया, उस ट्रक का मास मान लो ले लेते हैं हम 1000 किलो ले लेते हैं, ठीक है। बट इसकी स्पीड स्लो है, इसकी ये चल रहा है 10 की स्पीड से। तो जो यहाँ से मोमेंटम बनेगा वो कितना कम बनेगा हमारा, बहुत कम बनेगा। और ये कंपेरेटिवली ज्यादा बनेगा। तो ये ओनली सिर्फ ना मोमेंटम पे, मतलब ना मास पे डिपेंड करेगा और ना स्पीड पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा मोमेंटम बताएगा, जिसमें मास की भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, और वेलोसिटी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम बी अभी हमने बता दिया कि ये होता है। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके पास मोमेंटम कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो हो जाएगी। अब चाहे उसका मास 10 किलो हो चाहे 100 किलो हो, तो जो मोमेंटम कितना बनेगा हमारा, जीरो ही बनेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है, प्लस तो है नहीं कि जो कुछ बनेगा उसका। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन। अ पर्सन इज पुशिंग अ बॉक्स बट इट डज नॉट मूव, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई एक ये बॉक्स है, उसे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसमें कि ये क्यों मूव नहीं कर रहा। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि भाई जो ये फोर्स लगा रहा हो, और अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है हमारा, फ्रिक्शन हमेशा हमारा सरफेस फोर्स होता है, तो वो क्या होता है, हमारा अपोजिट लग रहा है। अगर हम आगे की तरफ मूव इसे पुश कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शन हमारा इसे रोकेगा। तो अब क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, इधर की तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा उससे ज्यादा यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगी। द पर्सन इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि फोर्स लगा रहा होगा, बट ये है कि अगर जो इसको फोर्स चाहिए होगा, मान लो सपोज 20 न्यूटन, तो ये कितना अप्लाई कर रहा है, ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। द फोर्स अप्लाइड इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन। ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन क्या कर दे रहा है, उसे उसे रोक दे रहा है। द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हमारा जो फोर्स ज्यादा होता उससे, तो वो आगे को मूव करता। द बॉक्स हैज नो इनर्शिया। अब ये भी नहीं कह सकते, ये इनर्शिया नहीं कह सकते, क्योंकि इनर्शिया दो तरह के होता है, हमने डिस्कस किया था अभी, कि इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट ये वाला केस तो है नहीं वहां पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज करेक्टली एक्सप्लेन्स अबाउट द लॉज ऑफ मोशन।
लॉज ऑफ मोशन के बारे में कौन कौन सी जो ये एग्जांपल है ये हमारी करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। व्हेन अ बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, पैसेंजर फेस जर्क इन द अपर बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। क्योंकि हमने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ बताता है कि कोई भी बॉडी अपने अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें क्या होगा, अप्लाइड फोर्स हम नहीं लगा देते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो इसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या बताता है हमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है तो वो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके मास और एक्सेलरेशन के ऊपर निर्भर होगा। तो F इज इक्वल टू एम ए निकला हमारा। अब ये है कि जो ये क्रिकेटर है, अब ये बॉल को कैच कर रहा है, तो अब वो हैंड्स को क्या करता है, पीछे की साइड मूव करता है, जिसके कारण क्या हो जाए, जो फोर्स लगाएगी बॉल उसके हैंड्स पे वो ज्यादा तेजी से न लगे और वो उसे स्लो डाउन कर ले, तो इसलिए वो उसके हैंड्स के साथ क्या करता है, नीचे की साइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथ पे चोट वगैरह भी नहीं लगती है। अगर वो उसे स्टेबल रख के कैच करेगा तो ज्यादा पेन होता है, दर्द हो जाएगा हाथ पे। और जैसे अगर वो उसके साथ मूवमेंट के साथ नीचे खींचेगा, बॉल भी स्लो हो जाएगी, तो इसकी वजह से बॉल क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड लॉ है वो फॉलो करता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी, अ गन गिव्स रिकॉइल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। कभी भी अगर कोई गन से शॉट मारता है, मतलब कि कोई गोली चलाता है, तो जो जैसे गन है, ये सपोज कोई गन है हमारे पास, अब यहाँ से जब जो बुलेट जाएगी, तो बुलेट जितनी फोर्स से बाहर जाती है वो क्या करती है, वो पीछे को भी उतना फोर्स लगाएगी। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या बताता है, थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब क्या होगा, कोई भी अगर यहाँ पे एक्शन हुआ है तो उसके अपोजिट में कोई रिएक्शन भी होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, जैसे जो शूटर होगा जो शूट कर रहा होगा ये गन से, उसको भी अपने जो मतलब शोल्डर है वहां पे क्या जर्क फील होगा। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल बताता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताता है। तो सारे जो है वो हमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में एग्जांपल है हमारे। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिक्वायर्स अ ग्रेटर फोर्स। एक बॉडी जिसके पास क्या है, 4 kg का मास है और एक्सेलरेशन उसमें कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड की है। और दूसरी बी बॉडी है जिसमें क्या है, 6 kg का मास है और 4 मीटर पर सेकंड उसकी पर सेकंड स्क्वायर क्या है, उसकी एक्सेलरेशन है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए निकलता है हमारा। तो एम ए मतलब हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी ए की बात करें जो हमारा केस वन है, वहां पे क्या है, 4 × 8, तो ये कितना आएगा हमारा, 32 न्यूटन आ गया यहाँ पे हमारा फोर्स। और अगर बी की बात करें तो बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 6 kg का मास है और इसे हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारा 24 न्यूटन। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी ए है वो क्या है, ग्रेटर देन बॉडी बी। तो फोर्स किस में ज्यादा लग रहा है, ए में ज्यादा लग रहा है बी से, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 5 सेकंड टू स्टॉप। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड इन ब्रेक्स इफ मास ऑफ द कार इज 500 kg। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमें वेलोसिटी दी है, जो कार की कितनी है वो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये वैसे हमारी, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो यू लिखेंगे इसे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि गाड़ी क्या कर रही है, रुक जा रही है कुछ टाइम बाद। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब हमारी 0 हो गई। टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड। और जो मास है एम, वो कितना है हमारा, वो है 500 kg। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी। तो कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी करके। अब हमारे पास क्या है, ये u क्या है हमारा,
यू हमारा हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। पर ये दिया है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 करते हैं इसे, 18 4 72 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। क्या है ये, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो है। इनिशियल कितनी हो गई हमारी, यू हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, -20 आ गया अपॉन टी कितना 5, तो ये आ गया हमारी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो, जब भी मैंने कहा था कि ए हमारी एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या हो, वो रिटार्डेशन है। तो ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन हो गई हमारी। अगर हम इसमें फोर्स निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो मास कितना है हमारा, 500 kg, और ए कितना निकल गया हमारा, -4। तो ये हो गया हमारा 5 4 200 न्यूटन। तो ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था हमारा। ये इतना फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, मतलब अपोजिट साइड में इतना फोर्स लगेगा। और अगर यही, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइन्थ क्वेश्चन। हाउ मच मोमेंटम विल बी प्रोड्यूस इफ अ आयरन बॉल ऑफ 5 kg हिट्स ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 सेंटीमीटर। तो मोमेंटम कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। मास दिया है हमें m, जो हमारा 5 kg है। और दूसरा दिया है हमें डिस्टेंस, हाइट। तो हाइट हम h ले लेते हैं या s भी ले सकते हैं, यहाँ पे h ले लेते हैं अगर मान लो। तो हाइट कितनी हो गई हमारी, हाइट हो गई हमारी 500। 500 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर लिख लेते हैं इसे। 5 मीटर हो गई है, मीटर में कैलकुलेट कर लिया। और जो एक्सेलरेशन है या फिर वो ग्रेविटी है हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कितना आ गया हमारा 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। तो फिर अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम निकालने के लिए। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। अब हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो रही होगी, और हमें कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो जीरो हो गया हमारा क्योंकि इनिशियली तो स्पीड जीरो थी। और अगर 2as की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 आ गया। एस या ये इनकी जो हाइट है हमारी वो 5 हो जाती है। अब अगर हम इसका यहाँ से स्क्वायर मूव करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया हमारा 10, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके मिल गई यहाँ पे। अगेन अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एम वी लगा देंगे। और मास कितना था हमारे पास, मास हमारे पास है 5 kg, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ, तो आंसर आएगा हमारा 50 किलोग्राम kg/ms। ये आ गया हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स डाउन अ हिल एंड ट्रेवल्स 500 मीटर इन 10 सेकंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग इफ मास ऑफ ट्रक इज 250। तो एक कोई ट्रक है हमारे पास, और वो क्या कर रहा है, किसी स्लोप में, ढलान में चल रहा है। और स्टार्ट किया है उसने रेस्ट से, मतलब यहाँ पे जीरो पे था वो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, जीरो हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो एस हो गया हमारा, वो कितना है, 500 मीटर हो गया। और टी कितना टाइम कितना लिया है उसने उसने 10 सेकंड लिया है। तो हमें बताना है कि वो, और उसका वेट भी दिया है, तो मास कितना है हमारा 250। तो इतना डिस्टेंस चलने में उसे, इतने टाइम में उसने कितना फोर्स बनाया है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो
एस की वैल्यू हमें कितनी दी है, 500 मीटर दे रखी है। यूटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो थी, तो ये वाला तो पार्ट जीरो हो जाता है। और उसके बाद लगाएंगे हम हाफ ए टी, तो हाफ ए हमारी, और ए की वैल्यू क्या करनी है, अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और टी कितना है हमारा, 10 सेकेंड है, तो 10 × 10 कर लेते हैं इसे। ये वाला पार्ट तो हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हम आएंगे यहाँ पे, 500 इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू 100। ये कट हो गया, यहाँ पे हो गया 50। 50 से इसको अगेन कट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आता है हमारा, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। और मास कितना है हमारा, मास हमें दिया गया है 250 kg, और एक्सेलरेशन कितनी आई हमारी, 10 आई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 हमारा क्या है, न्यूटन आंसर आ गया। सो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और कोई सजेशंस अगर देने हो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे अगर कोई एरर लगा हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।